लास्ट एपिसोड में हमने देखा था आयशा ने डिसाइड किया था कि वो वाइंडेड मार्शल आर्ट टेक्निक सीख कर रहेगा। इसमें उसने टैंगजन की मदद मांगी थी, लेकिन जब वो टैंगजन के साथ प्रैक्टिस करने जाता है तब वो टैंगजन के एक भी अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता है। उल्टा हर बार बुरी तरह से हार जाता है। वाइंड ब्लेड टेक्निक की एक खासियत थी, जब भी कोई इसे यूज़ करता था तभी यूज़र की स्वॉर्ड को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देती थी। उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी कि यूज़र का अपोनेंट उस स्वॉर्ड को देख ही नहीं पाता था एंड यूज़र के एक ही हमले से हार जाता था। अब आगे टैंगजेन से लगातार फाइट करने के बावजूद हाइशन इस मार्शल आर्ट टेक्निक को सीख ही नहीं पा रहा था। वो अभी तक टैंगजेन के एक हमले को तक ब्लॉक नहीं कर पाया था। उल्टा इतने घंटों तक प्रैक्टिस करने की वजह से वो बुरी तरह से थक गया था। तभी उसके पास कॉनक्यूबाइन का कॉल आता है। हानशन उस कॉल को एक्सेप्ट कर लेता है। कॉनक्यूबाइन कहती है, कोच, पिछली बार आपने जो मुझे मार्शल आर्ट टेक्निक सिखाई थी उस बारे में मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। क्या आपके पास टाइम है मेरे सवालों का जवाब देने का? तो इस पर हानशन कहता है, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ एंड थक भी चुका हूँ, इस वजह से अभी मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता हूँ। फिर कभी जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं तुम्हारे हर डाउट को क्लियर कर दूंगा। ये बात सुनकर कॉनक्यूबाइन निराश हो जाती है, लेकिन वो कोच को फोर्स भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वो कहती है ठीक है। ये कहकर वो कॉल कट करने जा ही रही थी, तभी हांशन कहता है, रुको, क्या तुमने किसी ब्लेड टेक्निक की प्रैक्टिस की है जो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो? इस पर कॉनक्यूबिन कहती है, हाँ मैंने की है, लेकिन मैंने उसे मास्टर नहीं किया है। तो हांशन उससे पूछता है, सोचो, अगर किसी फाइट में तुम्हारा सामना एक ऐसे अपोनेंट से हो जो तुमसे ज़्यादा फास्ट हो, तो उस फाइट में तुम क्या करोगे? किस तरह अपने अपोनेंट से डील करोगे? ये सुनकर कॉनक्यूबाइन सोचते हुए कहती है, मैं अपनी मूविंग टेक्निक से उसके हमले को डॉज करने की कोशिश करूंगी। ये सुनकर हांशन कहता है, लेकिन अगर तुम उसके हमले को डॉज ना कर सको? तो इस पर कॉनक्यूबाइन सोचते हुए कहती है, तो फिर मैं अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि अगर किसी इंसान की स्पीड ज़्यादा होती है तो उसकी स्ट्रेंथ ज़रूर कम होती है। ये मेरे पिछले कुछ सालों का एक्सपीरियंस कहता है। ये सुनकर हांशन सोच में पड़ जाता है। कॉनक्यूबिन की बात तो सही थी, लेकिन ब्लैक गॉड हांशन से ज़्यादा पावरफुल था। ऐसे में कॉनक्यूबिन की टेक्निक यहाँ पर काम नहीं आ सकती थी। हांशन ये तो समझ गया था कि उसे कॉनक्यूबिन से कोई मदद नहीं मिलने वाली है। इस वजह से वो कॉल कट करने जा ही रहा था, पर तभी अचानक से उसे मिस्टीरियस मंत्रा की एक बात याद आती है। हांशन उसके बारे में थोड़ी देर सोचता है, फिर अचानक से ही कॉनक्यूबिन से कहता है, तुमने जो भी ब्लेड टेक्निक सीखी है उसका यूज करो एंड अपनी पूरी स्पीड के साथ मुझ पर हमला करो। कॉनक्यूबिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ये उसके कोच का ऑर्डर था, इस वजह से वो वैसा ही करती है जैसा करने के लिए उसे हांशन ने कहा था। वो थंडर ब्लो नाम की मार्शल आर्ट टेक्निक से हांशन पर हमला करती है। ये एक बहुत ही खतरनाक ब्लेड टेक्निक थी, जिसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा थी। उसका हमला तेजी से हांशन की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी अचानक से वो देखती है, इतना पावरफुल हमला अपनी तरफ बढ़ता देख भी उसके कोच पीछे नहीं हट रहे हैं, बल्कि वो अपनी पूरी स्पीड के साथ उसके तरफ ही बढ़े चले आ रहे हैं। एंड तभी वो देखती है कि उसके कोच उसके इस हमले का वीक स्पॉट टारगेट कर रहे हैं। अगर वो ये हमला कोच पर करती तो ये हमला कोच को लग जाता, लेकिन काउंटर में कोच उसके वीक स्पॉट पर हमला कर देते एंड एक ही हमले में उसे मार देते। ये फील होते ही वो पीछे हट जाती है एंड दूसरे कई और हमले कोच पर करती है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि कोच हर बार उसके वीक स्पॉट को ढूंढ लिया करते थे। ऐसे में उसे खुद ही पीछे हटना पड़ता था, क्योंकि अगर वीक स्पॉट पता होते हुए भी गलती से भी वो कोच पर हमला करेगी तो कोच उसके वीक स्पॉट को टारगेट कर देंगे एंड उसे एक ही हमले में हरा देंगे। वो कोच पर कई हमले करती है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है एंड हर बार उसे ही पीछे हटना पड़ता है। बेचारी की हालत अब इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि उसकी रोने जैसी स्थिति हो गई थी। वो अब लगभग रोने लगी थी। ये देखकर हांशन फाइट रोक देता है एंड उससे पूछता है, क्या तुम्हें समझ आया कि तुम क्यों हारी? मैंने किस तरह तुम्हारे हमलों को रोका?
तो इस पर कॉन्क्यूबिन कहती है, हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आया है। शायद आप मुझे ये सिखाना चाहते हैं कि अगर किसी फाइट में मेरा अपोनेंट मुझसे बहुत ज़्यादा फास्ट हुआ भी, तो जब तक वहाँ पर इनफ स्पेस होगा, मतलब बहुत सारी जगह होगी, तब तक मैं उसके हमले को ब्लॉक या डॉज कर सकती हूँ। ये सुनकर हाइंशन कहता है, तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ आया है। अगर तुम फ्यूचर में और ज़्यादा प्रैक्टिस करोगी तो तुम्हें वो चीज़ पूरी तरह से समझ आ जाएगी। ये कहकर हाइंशन वहाँ से जाने लगता है। एंड अब हमें पता चलता है कि हाइंशन ने एक तरीका ढूंढा था जिस तरीके से वो वाइंड ब्लेड को ब्लॉक कर सकता था। असल में जब वो मिस्टीरियस मंत्रा की स्टडी कर रहा था, तब उसे उसमें ये तरीका मिला था। उसमें ये तरीका लिखा हुआ था। एंशिएंट टाइम में एक टेक्निक थी। उस टेक्निक का यूज़ तब किया जाता था जब हमारा अपोनेंट हमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड स्पीड में हमसे बहुत ज़्यादा तेज़ हो। ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हम अपने अपोनेंट के हर एक मूव को समझते थे, एंड एक बार हमें उसके हर एक मूव की समझ हो जाती थी, तो जब भी फिर वो हम पर हमला करता था तो हम उसके वीक स्पॉट को टारगेट किया करते थे। ऐसे में वो हमला करने में अनईजी फील करता था एंड उसे न चाहते हुए भी पीछे हटना पड़ता था, एंड में हमारा अपोनेंट हार जाया करता था। लेकिन ये टेक्निक यूज़ करने की एक कंडीशन थी कि उसे अपने अपोनेंट के हर एक हमले की अच्छे से समझ होनी चाहिए। हाइंशन ने भी वाइंड ब्लेड सीख रखी थी, इस वजह से उसे ब्लैक गॉड के लगभग हर एक हमले की समझ थी। ऐसे में इस टेक्निक का यूज़ कर कर अब वो ब्लैक गॉड के वाइंड ब्लेड को ब्लॉक कर सकता था। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। वो जल्दी से टैंग जैन को कॉल करता है। टैंग जैन अभी के लिए पेट्रोलिंग पर था। हाइंशन का कॉल आते ही वो जल्दी से कॉल पिक करता है एंड उससे पूछता है कि आखिर उसने उसे कॉल क्यों किया है। तो हाइंशन कहता है, मेरे पास वाइंड ब्लेड को ब्लॉक करने का एक तरीका आ गया है, क्यों ना तुम अभी मेरे साथ आकर प्रैक्टिस करो। ये सुनकर टैंग जैन शॉक में चला गया था, क्योंकि वाइंड ब्लेड को ब्लॉक करना इम्पॉसिबल था। उसे हाइंशन की बातों पर भरोसा नहीं होता है एंड वो जल्दी से वर्चुअल कैंप में आ जाता है, जहाँ पर आते ही उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। वो दोनों काफ़ी घंटों तक फाइट करते रहते हैं। पहले तो टैंग जैन हर बार हाइंशन को हरा दिया करता था, लेकिन इस बार जब उसकी फाइट हाइंशन से हुई थी तो ये देखकर चौंक गया था कि हाइंशन उसके हर एक हमले को ब्लॉक कर पा रहा है, साथ ही साथ उस पर काउंटर अटैक भी कर पा रहा है। ये देखकर बेचारा इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि कुछ घंटों बाद वो खुद ही इस फाइट से पीछे हट जाता है। हाइंशन उसे और ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए कहता है, लेकिन वो गुस्से में कहता है, मुझे अब तुम्हारे साथ और प्रैक्टिस नहीं करनी है। अगर मैंने तुम्हारे साथ और प्रैक्टिस की तो मैं पागल हो जाऊंगा। ये कहकर वो वर्चुअल कैंप से एग्जिट कर जाता है। हाइंशन उसे कई बार रिक्वेस्ट सेंड करता है, लेकिन हर बार वो फाइट की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर देता है। बेचारा हद से ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। हाइंशन को भी समझ आ गया था कि टैंग जैन अब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है, इसलिए वो टैंग जैन को और परेशान नहीं करता है एंड वहाँ से टेलीपोर्ट होकर फ्रोज़न लेक आ जाता है। फ्रोज़न लेक वो इस वजह से आया था क्योंकि हर साल इस स्पेसिफिक टाइम पर फ्रोज़न लेक के किनारे पर कई सारी अरपाइमा फ़िश आया करती थी। ज़्यादातर अरपाइमा फ़िश प्रिमिटिव रैंक की हुआ करती थी, लेकिन उनमें एक स्केटबर्ड रैंक का किंग भी हुआ करता था। अगर हाइंशन उसका शिकार कर लेता तो उसे कई तरह के स्केटबर्ड जीन पॉइंट्स मिल सकते थे। इस वजह से हाइंशन यहाँ पर आया था। लेकिन अगर वो फ्रोज़न लेक में खुले में घूमता तो उसका सामना ब्लैक गॉड या उसके आदमियों से हो सकता था, इसलिए उसने फ्रोज़न लेक के पास में ही एक गुफा बना ली थी एंड वो यहाँ पर छुपकर अरपाइमा फिश किंग के आने का इंतज़ार कर रहा था। फाइनली कुछ ही घंटों में वहाँ पर अरपाइमा फिश का झुंड आ जाता है, जिनमें कई तरह की प्रिमिटिव अरपाइमा फिश एंड म्यूटेंट अरपाइमा फिश थी। ये देखकर वहाँ मौजूद ब्लैक गॉड शेल्टर के लोग एंड आसपास जितने भी लोग थे वो सभी उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। तभी एक इंसान देखता है कि वो अरपाइमा फिश किंग भी उनकी तरफ बढ़ा चला आ रहा है। ये देखकर वो ब्लैक गॉड के साथियों को इशारा करता है एंड वो ब्लैक गॉड अपने साथियों के साथ अरपाइमा फिश किंग का शिकार करने जाने लगता है। अरपाइमा फिश किंग
बहुत ही ज़्यादा फास्ट था। ऐसे में ब्लैक गॉड और उसके साथी जितने भी हमले कर रहे थे, उनमें से लगभग सारे हमलों को वो डॉज करता जा रहा था। उसकी स्पीड ने तो हाइशन को भी चौंका दिया था। वो सोच में पड़ गया था कि जब ये फिश किंग इतना ज़्यादा फास्ट है, तो पिछले कुछ सालों में ब्लैक गॉड और उसके साथियों ने इसका शिकार कैसे किया था। पर तभी वो नोटिस करता है कि अरपाइमा फिश किंग की स्पीड हवा में ही बहुत ज़्यादा तेज थी। एक बार जब वो ज़मीन पर आ जाया करता था, तो उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों ही बहुत ज़्यादा कम हो जाया करती थी। एंड इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर वो लोग इस अरपाइमा फिश किंग को मार सकते थे। ब्लैक गॉड और उसके सभी साथी साथ मिलकर इस अरपाइमा फिश किंग को मारने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तभी हाइशन देखता है कि ब्लैक गॉड का ध्यान आसपास नहीं है। उसके पास अच्छा मौका था अभी ब्लैक गॉड को मारने का। अगर वो एक बार ब्लैक गॉड को मार देता, तो फिर फ्यूचर में वो बहुत इजीली ब्लैक गॉड शेल्टर को ओवरटेक कर सकता था। यही सोचकर हाइशन तेजी से ब्लैक गॉड की तरफ आगे बढ़ने लगता है। उसने अपने शेबल पंजे बाहर निकाल लिए थे एंड उसके पास बहुत अच्छा मौका था ब्लैक गॉड को मारने का। ब्लैक गॉड अरपाइमा फिश किंग के साथ उलझा था। इस वजह से उसका ध्यान हाइशन पर बिल्कुल भी नहीं था। हाइशन उसके बहुत करीब पहुंच गया था। हाइशन उस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी ब्लैक गॉड का एक साथी उसे जल्दी से हाइशन के बारे में बता देता है। हाइशन के बारे में सुनते ही वो सतर्क हो जाता है एंड जल्दी से पीछे हट जाता है। हाइशन का हमला ब्लैक गॉड को लग तो गया था, लेकिन एन मोमेंट पर पीछे हटने की वजह से वो जान से मारा नहीं गया था। ये देखकर हाइशन को निराशा तो होती है, लेकिन वो ये भी जानता था कि अभी सही समय नहीं है अपनी निराशा जताने का। यही सोचकर वो जल्दी से उस अरपाइमा फिश किंग के पास जाता है एंड एक ही हमले में उसे मार देता है। अरपाइमा फिश किंग मरते ही उसके पास नोटिफिकेशन आता है, स्केडब्लड रैंक का बीस्ट अरपाइमा फिश किंग मारा गया। आपको इसकी 20 सोल हासिल नहीं हुई है। 0 से 10 स्केडब्लड जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसका मीट कंज्यूम कीजिए। इधर जब ब्लैक गॉड ये देखता है कि हाइशन ने उसका शिकार चुराया है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो गुस्से में अपने सभी लोगों को हाइशन पर हमला करने के लिए कहता है। उसके सभी आदमी हाइशन पर हमला करने जाने लगते हैं, लेकिन ये देखकर हाइशन जल्दी से अरपाइमा फिश किंग को उठाता है एंड फ्रोजन लेक के अंदर कूद जाता है। फ्रोजन लेक के तल से होते हुए हाइशन ब्लैक गॉड शेल्टर से बहुत दूर आ जाता है। हाइशन के पास फ्रोजन लेक में रहने की एबिलिटी थी। मिस्टीरियस मंत्रा उसे पानी में सांस लेने की एबिलिटी देता था, तो वहीं आइस जेट स्किन की वजह से उसे पानी के बहुत ठंडे टेम्परेचर से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस वजह से हाइशन बहुत इजीली वहां से भाग पाया था। वहां से दूर आते ही हाइशन जल्दी से गुफा बनाता है एंड उस गुफा के अंदर अभी अभी शिकार की हुई अरपाइमा फिश किंग को रोस्ट करने लगता है। वो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि आज उसे एक इजी शिकार मिल गया था, जिससे उसे बहुत सारे स्केडब्लड रैंक की जीन पॉइंट्स मिल सकते थे। इसी खुशी में हाइशन इसे ग्रिल करता जा रहा था, पर तभी वो देखता है कि एक इंसान तेजी से उसी की डायरेक्शन में बढ़ा चला आ रहा है। उस इंसान को देखकर हाइशन सोच में पड़ जाता है, कहीं ये ब्लैक गॉड शेल्टर का आदमी तो नहीं है। ये सोचते ही हाइशन उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि ये बंदा अकेला है। इसका मतलब ये था कि ये ज़रूर ब्लैक गॉड शेल्टर का इंसान नहीं है, क्योंकि अगर ये ब्लैक गॉड शेल्टर का आदमी होता तो ये अकेला नहीं होता। वहीं वो आदमी तेजी से आगे बढ़ते हुए हाइशन के पास आ जाता है। जब वो हाइशन के पास आता है, तब हाइशन उसका चेहरा देख पाता है एंड तब उसे समझ आता है कि ये आदमी कौन है। हाइशन इस आदमी को अच्छी तरह से पहचानता था, क्योंकि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि डोंगमू था। अगर आपको याद ना हो तो मैं याद दिला दूं, डोंगमू वही बंदा है जिससे हाइशन ने जब वो लो डेमन वर्ल्ड में था तब चोजन कॉन्टेस्ट में फाइट की थी, वो भी कॉइन बनकर। एंड उस फाइट में हाइशन ने डोंगमू को बुरी तरह से हरा दिया था। तब से ही हाइशन को डोंगमू की कोई खबर नहीं मिली थी। आज एडवांस वर्ल्ड में डोंगमू को देखकर, वो भी आइस फील्ड में उसे देखकर, हाइशन थोड़ा शॉक था। डोंगमू हाइशन को देखता है
एंड अपने पास मौजूद एक बीस्ट को आगे करते हुए कहता है, क्या तुम इस म्यूटेंट रैंक के बीस्ट के बदले में अपने पास मौजूद वो मीट एक्सचेंज करना चाहोगे? ये सुनकर हाइंशन मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं। तो इस पर डोंगमू पूछता है, आखिर क्यों? तो हाइंशन मुस्कुराते हुए कहता है, क्योंकि मैं जो मीट खा रहा हूँ वो एक स्केटबेड रैंक के बीस्ट का है। ऐसे में अगर मैं तुम्हारे म्यूटेंट रैंक के बीस्ट के साथ उसे एक्सचेंज करूँगा तो इसमें मेरा ही लॉस है। इस पर डोंगमू थोड़ा सोचने लगता है, जिसके बाद वो हाइंशन से उसकी ग्रिल मांगता है एंड हाइंशन उसे अपनी ग्रिल दे भी देता है। एंड इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।